जितने हमारे मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, अगर इनको जो हमारे परम आदरणीय रवीश कुमार जी हैं उनके वसाइल का मेरे ख्याल से अगर 10% भी मिल जाए तो रवीश कुमार जी कहीं इनके सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे। और बाकी सब भी जो भी जितने आपने नाम लिए, वाजपेयी साहब का और अभिसार शर्मा साहब का, अजीत अंजुम साहब का, सब ब्राह्मण, तो वो आप लोगों के लीडर बन रहे हैं। कहीं ना कहीं मुसलमान भी अपने न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, अपने वेब चैनल चला रहे हैं, लेकिन उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती, उनके फॉलोअर्स इतने नहीं हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हम लोग दूसरे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जब कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो मुसलमान ज़्यादा खुश होते हैं। देख लिया कितनी जल्दी लात मारी, और असली लड़ाई जो लड़ रहे थे उनको पीछे छोड़ के खुद सब क्रेडिट लेके खा के और अब कांग्रेस पार्टी में चले गए। कन्हैया कुमार और उमर खालिद की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अगर देखी जाए तो कन्हैया कहीं भी नहीं आता उसके सामने। अब अगला टारगेट सोशल मीडिया के वो लोग यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं जो मुसलमानों के हैं या SC या ST के हैं, उनको कहीं ना कहीं अब टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी रीच रोज़ाना 50 लाख से ज़्यादा पहुंच गई है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अगर आपका काम देखा जाए और रवीश कुमार का काम देखा जाए तो अपने जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो आपसे ज़्यादा सीख सकते हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, आपसे ज़्यादा खबरों को सच्चाई से सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। एहसास कमतरी की बेड़ियाँ हमारी क़यादत ने हमारी कम्युनिटी के पैरों में बांध दी हैं, उसकी वजह से भी पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अभी 3 दिन पहले जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन की। जिग्नेश मेवानी का जब आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संबोधन है मीडिया से, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो उसने तमाम दबे कुचले SC ST सबका नाम लिया, लेकिन मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं किया। इसी के साथ ही आप कन्हैया की अगर आप स्पीच सुनते हैं तो वो पूरी तरह से मनुवाद को लेकर है। कहीं ना कहीं उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों में बड़ी खुशी की लहर सोशल मीडिया पर दिखाई दी और मुसलमान बड़े खुश थे कि दोनों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और अब कहीं ना कहीं मुसलमानों का कल्याण हो जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर यह बात भी चल रही है कि उमर के साथ जो दिल्ली पुलिस पिछले 1 साल से कर रही है, जिस तरह से 1 साल हो गया जेल में, उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ज़मानत नहीं हो पा रही है, और कन्हैया कुमार का रूममेट रहा है, कन्हैया कुमार के हमेशा साथ रहा है, पूरी लड़ाई कन्हैया के साथ हमेशा लड़ी है, चाहे वो जंतर मंतर पर धरने की बात हो या JNU में लड़ाई की बात हो, हमेशा साथ रहे हैं दोनों। आज कन्हैया कुमार इलेक्शन लड़ चुके हैं MP का और अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही एक सवाल जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, चाहे वो हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो देखी जाती हैं वीडियोस, चाहे वो अजीत अंजुम की बात करें, रवीश कुमार की बात करें, अभिसार शर्मा की बात करें, या वाजपेयी की बात करें, या अभी साक्षी जोशी ने अभी जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो उसके अगर आप सब्सक्राइबर्स पर जाते हैं या उनके अगर कमेंट्स बॉक्स पर जाते हैं तो 70% मुसलमानों के कमेंट्स आते हैं, और उनके फॉलोअर्स या इनके सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा संख्या में मुसलमान भी हैं। और अभी जिस तरह से अभिसार शर्मा का एक मामला सामने आया था और उसमें मुसलमानों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया था, तो क्या इस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं मुसलमान भी अपने न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, अपने वेब चैनल चला रहे हैं, लेकिन उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती, उनके फॉलोअर्स इतने नहीं हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हम लोग दूसरे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जब कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो मुसलमान ज़्यादा खुश होते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि अभी महमूद पराचा साहब ने एक सोशल मीडिया को लेकर एक बात की थी, और सबको जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब अगला टारगेट सोशल मीडिया के वो लोग यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं जो मुसलमानों के हैं या SC या ST के हैं, उनको कहीं ना कहीं अब टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी रीच रोज़ाना 50 लाख से ज़्यादा पहुंच गई है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। महमूद पराचा साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी ज्वाइनिंग की और उसके बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल मुसलमानों के ज़रिए? क्या बोलूं, मासूमियत बोलूं, नासमझी बोलूं, बेवकूफ़ी बोलूं, क्या बोलूं, इन तीनों में से कुछ है। तो जो भी लफ्ज़ जिसको पसंद है वो चूज़ कर ले।
और आपने जिन भी जर्नलिस्ट के नाम लिए या जिन भी नेताओं के नाम लिए, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, जिग्नेश मेवानी को छोड़ के, सब के सब किस कास्ट से आते हैं? अपर कास्ट से नहीं आते, सब के सब ब्राह्मण हैं। तो और मनुवादी मानसिकता के हैं। इस देश में दो ही तरह की मानसिकता हैं, कोई तीसरी मानसिकता अगर वो है तो वो मनुवादी मानसिकता को सपोर्ट करने के लिए है। एक मानसिकता है मनुवादी मानसिकता और एक मानसिकता है या जहनियत है अम्बेडकरवादी। जो भी इंसान अम्बेडकरवादी जहनियत का है वो एक सांस में ये बोलेगा SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन, वो एक सांस में बोलेगा कि ये सब एक ग्रुप है जो कि ऑप्रेस्ड क्लास है। इसके अलावा कोई भी कुछ बोलता है, कोई सिर्फ मुसलमानों का हमदर्द बोलता है तो वो सब मनुवादी मानसिकता के। कोई इन तीनों चारों में से किसी को छोड़ के बोलता है वो भी मनुवादी मानसिकता है। ये मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूँ जो सबके समझने के लिए है। इससे और तीसरी चीज़, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स देख लें आप कौन है। जिनको नहीं भी कहा जाता, मैं डायरेक्ट नाम लेके नहीं कहना चाहता, जिनके बारे में थोड़ा सा भी शक होता है वो जनेऊधारी बन जाते हैं। थोड़ा सा भी शक होता है तो बताते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर स्टेट का पंडित हूँ। क्यों? क्योंकि मनुवादी मानसिकता को वो सपोर्ट करते हैं। ये पंजाब में जो एक मौजज़ा हुआ है वो क्यों हुआ है कि अम्बेडकरवादियों की अब इतना ज़्यादा प्रेशर बन चुका है कि पंजाब में CM मुख्यमंत्री जो है बनाना पड़ा एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को। अब इससे फ़ायदा बहुत होने वाला है उस पार्टी को, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, वरना शायद वो मिट्टी में मिल जाती पार्टी पंजाब में भी, बिल्कुल ख़त्म हो जाती। पर अब रेस में आ गए। लेकिन रिएक्शन देखिए, जो उनके PCC प्रेसिडेंट थे उनको और कोई तकलीफ नहीं है, एक ही तकलीफ है कि ये कैसे बन गया। ये है बुनियादी बात, समझ लीजिए। अब जहाँ तक आपने जिग्नेश मेवानी जी की बात की, अब हमारे लोग बेचारे दबाव में आ जाते हैं, दबाव में हैं ही, आ भी जाते हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी में देख लीजिए क्या हशर है। पहले मुसलमानों से ही शुरू करते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ले लें तो कांग्रेस में जो हाल है वो सबको पता ही है। बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स थे, उनकी जो हैसियत और वक़्त और औकात एक झटके में लात मार के बाहर किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी में आ जाइए, आज़म खान साहब के साथ क्या हो रहा है। मेरे ज़ाती इख्तिलाफात आज़म खान साहब से कई चीज़ों पे हो सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है हम सब उनके साथ खड़े हैं। ये है फार्मूला। BSP में देख लीजिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देख लीजिए, मुसलमानों का यही हाल है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का यही हाल है। देख लीजिए आप आंखें खोल के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को देख लीजिए, 131 MP हैं, 131 MP लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। क्या उनकी हालत मुसलमानों से भी बदतर नहीं है? तो ये जो है ना, अब मेवानी साहब क्योंकि जो स्टेज पे बैठे हैं तो वो उन 131 MPs जैसे हैं जो लोकसभा में बैठ के सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जुल्म ज्यादती देख के भी चुप रह के ताली बजा सकते हैं, वोट दे सकते हैं उनके खिलाफ जो रिजर्वेशन के खिलाफ पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, जो उनके खिलाफ SC ST एक्ट अमल नहीं होगा तो उस पर टेबल थपथपा के वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। यही काम कर सकते हैं। जिग्नेश मेवानी जी की भी यही प्रॉब्लम है। तो पर मुसलमानों को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये बहुत सारे ब्राह्मण अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ ब्राह्मणों को तो मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मनुवादी जो है ना मानसिकता के लोग, वो जनरली मतलब 90-95 या 99% तक बेईमान होते हैं, 1-8% उनमें से शरीफ होते हैं। इसका उल्टा है जो मनुवादी नहीं है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो 99% ईमानदार होते हैं और 1% उनमें से बेईमान होते हैं। कई सारे फार्मूले हैं जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब एक बात और है इसमें कि जो ईमानदार मनुवादी मानसिकता के घर में पैदा होकर जो ईमानदारी से बराबरी और हक के लिए बात करेगा, इंसाफ और बराबरी जो कि मज़हब इस्लाम का भी पहला वो है सोशल मैसेज,
मज़हब एक क्रिश्चियनिटी का भी, बौद्धिज़्म का भी, सिखिज़्म का भी, जैनिज़्म का भी, यहाँ तक बराबरी और इंसाफ ये बुनियादी सभी मज़हबों के हैं, माँ सिवाय एक मज़हब के जो मनुवादी मानसिकता है, उसमें कहते हैं कि नहीं, आदमी छोटा और बड़ा होता है। तो ये सभी मज़ाहिब और हमारा संविधान भी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, इंसाफ और बराबरी है उसकी रूह। तो अगर कोई मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति इंसाफ और बराबरी का मानने वाला जेन्युइन है, तो वो आपका लीडर नहीं बनेगा कभी भी। और हम तो कहते हैं कि आप, मेरे ख्याल से नाम लेके मैं बोलूं तब भी मुझे कोई इसमें वो नहीं होगी कि आप रवीश कुमार से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप शकील साहब, अगर आपका काम देखा जाए और रवीश कुमार का काम देखा जाए, तो अपने जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो आपसे ज़्यादा सीख सकते हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, आपसे ज़्यादा खबरों को सच्चाई से सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। और रवीश कुमार साहब जो हैं भूमियार कम्युनिटी से आते हैं, और बाकी सब भी जो भी जितने आपने नाम लिए, वाजपेयी साहब का और अभिसार शर्मा साहब का, अजीत अंजुम साहब का, सब ब्राह्मण। तो वो आप लोगों के लीडर बन रहे हैं, तो वो कभी भी अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर वो हमारे पीछे रह के हमारी लड़ाई लड़ें, तब तो वो जेन्युइन आदमी है, ईमानदार है और जो इंसाफ और बराबरी पे काम करना चाहते। मैं अपने लोगों से ख़ास तौर पे ये गुजारिश करूँगा कि मुस्लिम पत्रकारों को आप ठंडे दिमाग से देखें। अगर वो रवीश कुमार जी के साथ आज मेरे ख्याल से कम 20 लोगों की तो उनकी पर्सनल टीम होगी, और कम से कम 200-400 लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे। तो उनका क्या वो आउटपुट है, और आपकी पता नहीं, मेरे को घंटे के शो के लिए 30-32 लोग होते ही हैं। और आपके पास कितनी टीम है मुझे मालूम नहीं, मेरे ख्याल से 5 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। 3 लोग हैं, चलिए, वो सब टेक्निकल हैं, बाकी मैं अकेले। आप अकेले ही हैं। तो जो ये 30-32 लोगों की टीम है और आप अकेले हैं, अब क्वालिटी आप चेक कर लीजिए। और ऐसे ही जितने हमारे मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पे, अगर इनको, जो हमारे परम आदरणीय रवीश कुमार जी हैं, उनके वसाइल का मेरे ख्याल से अगर 10% भी मिल जाए, तो रवीश कुमार जी कहीं इनके सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे। आज भी नहीं रह पाते हैं, लेकिन फिर तो बिल्कुल ही हो जाएगा। और ये ईमानदारी के साथ ब्राह्मणों की भी न्यूज़ ऐसे दिखाएंगे कि न्यूट्रल तरीके से होगी। मैं ये भी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। और यही कमोबेश हाल एक हमारे वो चैनल है, एक जो ये नेशनल दस्तक है ना, उनका पैराफर्नलिया देख लीजिए, रवीश कुमार जी को और उनके सामने बिठा लीजिए, वो कहीं भी नहीं आते। ये सब सारे के सारे एक साथ बैठ जाएं और आप एक को बिठा लें। जो मैं आपके कुछ 10-15-20 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, मुस्लिम, SC और ST और OBC के जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और ख़ास तौर पे मुझे कोई उनसे अदावत नहीं है, मैं तो उनके कभी शोज़ में जाता भी नहीं, ना वो मुझे बुलाते ना मैं जाता। मेरी खुद की न्यूज़ रवीश कुमार जी, जो मेरी न्यूज़ होती है ना दिल्ली दंगों की, जिसमें ऑर्डर्स मैंने लिए होते हैं, वो किसी और लॉयर को बिठा के उस पर करते हैं, क्योंकि उस दिन की वो सबसे बड़ी न्यूज़ होती है। तो पर वो डिस्कशन में किसी और को बुलाते हैं। पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने उनसे भी कह रखा है, 1-on-1 मुझसे आप बुलाइए किसी दिन और लाइव कराइए, मैं सच बोलूँगा और आपके पास जो सच है वो बोलें आप। तो ये ढकोसला मत करें। और यह जो चल रहा है ना ढकोसला, कि ये जो अभी क्या नाम है इसका, तो मैं नाम ही भूल जाता हूँ, जो हमारे बड़े नेता हैं, युवा नेता कांग्रेस ज्वाइन किए इसने, कन्हैया कुमार जी जो खुद एक भूमियार कम्युनिटी से आते हैं। तो वो क्या आइडियोलॉजी रखते हैं, लेफ्ट थे वो आइडियोलॉजी, लेकिन मनुवादी है। मुसलमानों की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, OBCs की दर्द का बयान करना है, देखो कितना जुल्म हो रहा है और हम इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। ये है, कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। उमर खालिद सच में फाइटर है। इन लोगों का रूह रवा वही था, इनकी कोई भी ना लीडरशिप क्वालिटी है जो उसकी बाकी टीम मेंबर्स थे। खासतौर पे कन्हैया कुमार और उमर खालिद की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अगर देखी जाए तो कन्हैया कहीं भी नहीं आता उसके सामने, लेकिन उसको लीडर मान के उसके पीछे खड़े रहते थे। देख लिया कितनी जल्दी लात मारी, और असली लड़ाई जो लड़ रहे थे उनको पीछे छोड़ के खुद सब क्रेडिट लेके खा के और अब कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो ऐसा क्या हो गया अपनी कौम को कि उन्हें शकील अहमद पसंद नहीं है, महमूद पराचा पसंद नहीं है? अगर केस लड़ना होगा मौलाना महमूद मदनी को, अरशद मदनी को, तो महमूद पराचा के बजाय किसी और को पकड़ा जाएगा। ये जो एहसास कमतरी, बावजूद इसके के डिमॉन्स्ट्रेटेडली आप लोग बेटर हो।
अब मेरे केस में भी देखिए, जो आरएसएस के भी जो एक 2-3 केसेस में आरएसएस वाले मेरे पास आए कि जी पूरे मुल्क में हमें आपके अलावा कोई भी ईमानदार और ना टूटने वाला वकील जो बिक नहीं जाएगा या जब टूट नहीं जाएगा ऐसा नहीं मिला, तो उन्होंने भैया हमारे पास आए, वो हमसे केस करा रहे हैं। जो इस देश के सबसे ईमानदार अफसरों में से एक हैं संजीव चतुर्वेदी साहब, वो भी कहते हैं कि आपसे 2 लोगों के लिए है उनके पास, एक तो हैं गोयल साहब वो अमेरिका में, और एक हम 2 ही वकील हैं उनके पास अब। तो ये हालात है। लेकिन हमारे लोग एहसास कमतरी में रहते हैं। जितने SC STs के और OBCs के केसेस हैं, रिजर्वेशन का हो या चाहे कुछ भी हो, हमें ही वकील बनाया जाता है उनमें, और हम उसमें रिजल्ट्स भी ला रहे हैं एक के बाद एक। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो सबसे मुश्किल केसेस थे उसमें हमने रिजल्ट लाए ही हैं। लेकिन जो ये एहसास कमतरी है, मैं तो अपना एग्जाम्पल देना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे अपनी होशियारी से, यही है जर्नलिज्म की खतरनाक बात, ले आए। लेकिन जो आपके साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है, और इसका नुकसान हो रहा है। दूसरे लोग ना आपकी तरह ईमानदारी से रिपोर्टिंग करेंगे, किसी भी टॉपिक पे कोई ना कोई एंगल रहेगा उनका छुपा हुआ, दिखाने के लिए बज़ाहिर ड्रामा ज़रूर करेंगे। ना दूसरे लोग जो हैं वो पैरवी करेंगे ईमानदारी से, ना लड़ाई करेंगे। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ नाम लेके भी। कपिल सिब्बल साहब ने, जो कपिल मिश्रा के खिलाफ हम लोगों ने सबसे पहली पिटीशन डाली थी कि इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, तो वो उन्होंने विड्रॉ की है। और हमारे जो हमारी कोशिश थी कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ FIR दर्ज कराने की, उसको एक बड़ा धक्का लगा। तो क्यों किए? अब उनके जो पिटिशनर थे वो थे हर्षमंडल साहब। अब मैं कुछ तनकीद करूंगा तो सारे हमारे मौलाना ही हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई तुम, और हमारे लोग ही जिनकी मैं इतनी इज्जत करता हूं, कि तुम क्यों तनकीद करते हो। ये है प्रॉब्लम। तो ये जो एहसास कमतरी की बेड़ियां हमारी क़यादत ने हमारी कम्युनिटी के पैरों में बांध दी हैं, उसकी वजह से भी पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो जो लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, उनको देखिए ऊपर से भी सपोर्ट मिलती है। पुलिस मेरे खिलाफ बोलती है कि प्राचा साहब को हटा दो, तो हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। तो समझ लेना चाहिए कि क्यों बोलते हैं ऐसे, क्या डर है। तो अब अगर डर में आके आप हटा दोगे तो आपका नुकसान होता है, फिर वो आपको बाद में पता लगता है। तो ये जो है ना सिस्टम, अपने लोग जो कि अच्छे हैं, मेरिट पे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि अपना कोई वकील अच्छा नहीं है या अपना कोई जर्नलिस्ट अच्छा नहीं है तो उसको प्रमोट ना किया जाए। जो नज़र आ रहा है कि उनसे कई गुना अच्छा है, उसको प्रमोट नहीं करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, उनकी TRP बढ़ा रहे हो। वो ये लोग बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ये कहती हैं, अगर कोई पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, और वो एक मुस्लिम जलसे में जाता है या जुलूस में जाता है या पब्लिक गैदरिंग में जाता है, तो सारे के सारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भाग के हमारे मुस्लिम लीडर से नहीं मिलेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी। जो नॉन मुस्लिम लीडर होगा, ख़ास तौर पे जो मनुवादी मानसिकता का हो, उसके पास जाके खड़े हो जाएंगे। बाद में वो लोग कहते हैं तुम हमारे हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कम्युनिटी में भी, तुम्हारी कम्युनिटी तो हमें डायरेक्ट वोट दे रही। तो हम अपने जो लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी, उनकी ताकत कम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल्स की ताकत कम कर रहे हैं, और अपने कायद जो हैं उनको कमज़ोर कर रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम लोगों को कम से कम ये ध्यान रखना पड़ेगा, जितना वो रवीश कुमार साहब को सुन रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर उनको सुनना ही है उन्हें, तो उससे ज़्यादा अपने लोग जो हैं उनको सुने, और उनको भी सुने। मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन उनको हमें शर्मिंदा करने का मौका मिलता है कि तुम्हारे लोग तुम्हें नहीं सुनते, तुम क्या जर्नलिस्ट हो। तो साहब, कई बार ये सवाल उठता है कि मुसलमानों को अपना मीडिया हाउस होना चाहिए। चैनल तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग छोटे छोटे चैनल हैं, बहुत सारे हमारे साथी मुस्लिम भी हैं और SC ST के भी लोग हैं, अपने रिसोर्सेज पर किसी न किसी तरह इस काम को कर रहे हैं। कई बार ये देखने में आता है कि जो तंजीम के बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग उनको फ़ोन करके किसी बड़े इशू पर अगर बात करना चाहते हैं तो टाइम नहीं देते, और उसी दौरान ये देखने में आता है कि बड़े बड़े चैनल पर बैठे हुए हैं। फिर वही बात, आप भी उल्टी बात करते हैं शकील साहब। छोटे छोटे चैनलों पे बैठे होते हैं, बिके हुए चैनलों पे बैठे होते हैं, ऐसे बोलिए ना, फिर आप गलत बात करते हैं। ईमानदार चैनल आप हैं, शरीफ चैनल आप हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, वो तो दलाल हैं सब। उन जिन चैनल पर की बात कर रहे हैं, मैं भी जाता था कुछ टाइम के लिए, पर वो एक मकसद था, गए हम। अब मैं जाता हूँ कहीं, अब मेरी एक शर्त है कि मुझे 1-on-1 ऑन एयर लाइव बिठा लीजिए किसी के साथ भी, मैं चला जाऊँगा। उसमें वो कभी मुझे बिठाते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग झूठ बोलेंगे और मैं उनका झूठ 1 मिनट में एक्सपोज कर दूँगा।
तो अब मैं किन चैनल्स पे जाता हूँ, मैं क्योंकि जो भी मेरी पर्सनैलिटी है दुनिया के सामने है, जो लोग ईमानदार जर्नलिस्ट हैं मैं तो उनको इंटरव्यू देता हूँ, बेईमानों को मैं देता ही नहीं। तो इससे आप समझ लें, बड़े आप लोग हैं, आपकी रीच कितनी है, रवीश कुमार के शो की कितनी रीच होगी, अभिषार शर्मा की कितनी रीच होगी, आप लोगों की रीच उनसे ज़्यादा है। आप लोगों को बावजूद इसके कि आपकी कोई पब्लिसिटी नहीं है, आपका कोई पूरा एक पैराफर्नेलिया नहीं है, आप ट्विटर पे जाके देख लीजिए अभिषार शर्मा को कौन कौन लोग प्रमोट करता है, कौन कौन लोग, हम भी ये सब देखते हैं ना, हमारे लोगों को कौन प्रमोट कर रहा है, आपस में एक दूसरे को यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स वाला सिस्टम चलता है। तो ये सब कोई जर्नलिस्ट नहीं है जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ, लेकिन आप जैसे नहीं है, सीधी सी बात। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बहुत चालाकी के साथ बीजेपी ने कहीं ना कहीं मुसलमानों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया, चाहे वो लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं किसी भी पार्टी में, जैसा कि पहले भी आपने कहा, और अब ये एक उत्तर प्रदेश इलेक्शन के दौरान ये बात सामने आ रही है कि अखिलेश भी किसी मुस्लिम लीडर को अपने साथ नहीं रहे, मुसलमानों के मामले पर नहीं बोल रहे, उन्हें लगता है कि वोट कहाँ जाएगा। और एक परसेप्शन पूरे यूपी में अगर आप जाते हैं तो देखने में ये आ रहा है कि मुसलमान कह रहा है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, एक तरफा वोट देंगे, क्योंकि योगी को हटाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो पूरी तरह से मार्जिनाइज हो गई है पूरी कम्युनिटी, एक तरह का मायूसी का माहौल है मुसलमानों में, क्या मैसेज देना चाहिए? गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए आगे बढ़ें। अभी मैं अखिलेश यादव साहब को देख रहा था, कानपुर गए थे शायद, कल की बात है, मैं टीवी पे देख रहा था, वो जो एक गुप्ता साहब का पैसे एक्सटॉर्शन करते टाइम मर्डर किया, वहाँ उन्होंने कई नाम लिए जो लोग पुलिस की ज़्यादती से मरे थे, और उन्नाव का लड़का बोला, वहाँ फैसल का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो मैं उनका जो बाहर निकल के देख रहा था, बाई चांस मैं कोर्ट का टाइम हो रहा था उस टाइम, कोर्ट से थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने टीवी पे देखा था। ये मैसेज है सब मुसलमानों को, वोट दें लेकिन गुलाम ना बने। वोट का मतलब होता है कुछ दे रहे हैं तो वापस क्या मिलेगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे वोट होता है। वोट में कोई वो नहीं है, एक तरह का कोई एक गिफ्ट नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो वोटिंग का एक वोट का राइट सबको दिया है ना बराबर, उसका मतलब ये है कि आप तय करें किसको आप क्यों वोट देंगे, किन शर्तों पे देंगे, क्या आप उनसे तवक्को रखते हैं, और क्या उन तवक्को की जो आपसे प्रोमिस किए जाते हैं उसकी गारंटी क्या है इम्प्लीमेंट कराने की, क्या उतना अधिकार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसा आप लोग नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत का टाइम जो चल रहा है, दिक्कत का टाइम और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। योगी जी की सरकार 5 साल चली है, कुछ जितना जुल्म करना था जुल्म कर लिया, हम लोगों ने झेल लिया, आपने और हमने मिलकर झेल लिया, बावजूद इसके कि हमने अपने अच्छे अच्छे लोगों को प्रमोट नहीं किया, अच्छे जर्नलिस्टों को प्रमोट नहीं किया, अच्छे लीडरों को प्रमोट नहीं किया, अच्छे वकीलों को भी प्रमोट नहीं किया। इसके बावजूद भी हम सब ने मिलकर योगी जी को झेल लिया। 7 साल से मोदी जी भी हैं, उनको भी झेल लिया। तो हौसला रखिए, नेगोशिएट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव साहब को वोट ना दें, लेकिन नेगोशिएट कीजिए, मजबूरी में वोट नहीं दीजिए। मजबूरी में किया गया काम किसी काम नहीं आता, आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता, मुफीद नहीं होता। जितना डर हमें, जितनी ज़रूरत हमें योगी जी को हटाने की, उससे ज़्यादा ज़रूरत है मायावती जी को भी हटाने की, योगी जी को उससे ज़्यादा ज़रूरत है अखिलेश यादव जी को भी योगी जी को हटाने की। तो बैठ के नेगोशिएट होना चाहिए। कोई ऐसी, हम लोग बहुत कोशिश भी कर रहे हैं उसकी, आप लोग भी मदद कर रहे हैं उसमें, कि ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे हम मुस्लिम क़यादत को इकट्ठा कर पाएँ, SC क़यादत को इकट्ठा कर पाएँ और OBC क़यादत को इकट्ठा करके तीनों की डिमांड्स होनी चाहिए और वोटिंग देनी चाहिए। तो उसके अगेंस्ट में उन्हें क्या मिलेगा इसकी गारंटीज़ होनी चाहिए। ज़मीन से आसमान तक 20% मुसलमान मालिक हैं उत्तर प्रदेश के, ज़मीन से आसमान तक उसी तरीके से 21% शेड्यूल कास्ट मालिक हैं उत्तर प्रदेश के, ज़मीन से आसमान तक उसी प्रकार से OBC अपनी संख्या के हिसाब से मालिक हैं। उसी हिसाब से सारी चीज़ों का बंटवारा होना चाहिए, जब भी न्याय होगा, जब भी इंसाफ होगा, जब भी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है उस पर अमल होगा। वरना हम सब लोग अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी का भी नुकसान कर रहे हैं, और इस जो अंधेरी टनल है ना, जो ये सुरंग है एक अंधेरी, उसमें रोशनी की किरण नज़र नहीं आएगी जब तक हम हौसला करके नेगोशिएट करना नहीं शुरू करेंगे। जो चीज़ जिस कीमत की है उसकी कीमत वसूल नहीं करना शुरू करेंगे। शुक्रिया महमूद पराजा साहब ने बहुत तफसीली गुफ्तगू की, ख़ास तौर से
मुस्लिम लीडरशिप को लेकर और जिस तरह से सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव हैं, जिस तरह से आपने कहा कि ब्राह्मणवादी जो लोग एक्टिव हैं उनको किस तरह से मुस्लिम फॉलो करते हैं, और उसके साथ ही आखिर में जिस तरह से एक मैसेज दिया कि हिस्सेदारी की बात करें, जो हमें हिस्सेदारी दे उसी को वोट दें। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।